कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्यों पैदा होता है? ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज। तो हम बात करेंगे मोशन ऑफ चार्ज, तीन चीजें। ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, आखिरकार इसमें भी इनडायरेक्टली मोशन ऑफ चार्ज ही। ड्यू टू बार मैग्नेट। और दरअसल बार मैग्नेट के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन की वजह से, बार मैग्नेट मींस इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, स्मॉल करंट कैरिंग लूप है, एटसेट्रा। ये हम अलग से पढ़ेंगे। मतलब इनडायरेक्टली सभी में चार्जेस मूव ही करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के तीन तरीके हैं। एक तो बार मैग्नेट, तो ये समझो कि फेरोमैग्नेटिक रॉक्स हैं। करंट कैरिंग वायर, पता है, ये देखिए इनिशियली क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड ये लगता था कि सिर्फ फेरोमैग्नेटिक रॉक्स ही पैदा करती हैं, बस नेचर में एग्जिस्ट करता है। लेकिन ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में ऑस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया कि ज्यों ही एक वायर से मैं करंट भेज रहा हूं, बगल में जो बार मैग्नेट रखी थी वो, या कंपास रखा था, वो डिफ्लेक्ट होने लग गया। ज्यों ही करंट पैदा हुआ ये डिफ्लेक्ट हो गया। करंट नहीं था, डिफ्लेक्शन नहीं था। मतलब ये करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। ये काफी रिवॉल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट था, जिसने इसके बाद बहुत सारे नए एक्सपेरिमेंट को जन्म दिया। बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, मींस देयर इज सर्टेन रिलेशन बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। और इससे ये हिंट मिली कि देयर इज सर्टेन रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो फिलहाल ये समझिए कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकता है। और क्यों कर रहा है? क्योंकि एक्चुअली वजह यह है कि मूविंग चार्ज, जब चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। ठीक है, मतलब हमारा चार्ज रेस्ट पे था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी यूनिफॉर्म बन रही थी। अब अगर चार्ज हमारा वेलोसिटी से मूव करने लग गया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो साथ में बनेंगी, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो जाएगा। इस वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। लेकिन अगर चार्ज के पास वेलोसिटी आ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों आ जाएगी। ठीक है, और एक बहुत बड़ा अंतर इन दोनों में, डिफरेंस क्या आया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा हो गई। आप किसी भी एक पॉइंट पे आप बात करें, किसी भी पॉइंट पे, इसमें समय के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। लेकिन जरा सोचिए, इस पॉइंट पे टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है, क्योंकि चार्ज मूव करेगा तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा तो इनडायरेक्टली वही एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज हो रहा है वो नए मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। ठीक है, तो कॉज जो मैग्नेटिक फील्ड का है, कुछ तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये हम शायद अगली क्लास में देखेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि कितना करता है, कि इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा। इसका एक्सप्रेशन अलग से एक चैप्टर है, उसमें लेंगे हम। तो बेसिकली हमें ये दो चीजें समझनी है, मोशन ऑफ चार्ज। तो पहला पार्ट हम देखते हैं, चार्ज के मोशन की वजह से चार्ज पे वेलोसिटी v है, और इसने किसी भी पॉइंट पे p पे मैग्नेटिक फील्ड कितना पैदा किया। प्रूफ नहीं बता सकते इसका, वंस अगेन रिलेटिविटी इन्वॉल्व है। तो चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे पैदा हुआ, वो आया μ0 अपॉन 4 पाई q v क्रॉस r बाय r क्यू। ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये वंस अगेन रिलेटिविटी से है तो हम ये प्रूव नहीं करेंगे, बस ये याद कर लेंगे एक छोटा सा एक्सप्रेशन, कि पॉइंट चार्ज अगर वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो किसी भी r पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ये आएगा, जैसे कि हमने q v क्रॉस b याद किया था, वैसे ही हमने ये याद कर लिया।
ठीक है, हालांकि प्रूफ उसका भी, इसका भी है, इसका भी है, लेकिन ये अपने स्कोप से काफी बाहर है। तो हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला याद कर लेना कि मूविंग चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है और वो मैग्नेटिक फील्ड ये है। ठीक, अब हमें इस मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी समझनी है। तो प्रॉपर्टी से ये तो समझ में आ रहा है, अगर वेलोसिटी 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये समझ में आ रही है, अगर वेलोसिटी आर के पैरेलल और एंटी पैरेलल तो भी मैग्नेटिक फील्ड 0 है। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट और इस पॉइंट पे नहीं है। ऑन एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड इज 0, ऑन लाइन ऑफ मोशन, along line of motion is 0. मींस अगर कोई चार्ज वेलोसिटी v से ऐसे जा रहा है और आप इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करें 0 है, इस पॉइंट पे बात करें 0 है। क्यों? r वेक्टर और v वेक्टर 0 है, r वेक्टर नीचे है, v वेक्टर ऊपर है, 0 है। ध्यान दीजिए r वेक्टर क्या है, चार्ज को ओरिजिन मानते हुए p का पोजीशन वेक्टर। तीसरा पॉइंट ये भी इंटरेस्टिंग कि चार्ज अगर वेलोसिटी v से जा रहा है तो जरा इमेजिन करिए कि v क्रॉस r है, r वेक्टर इधर है, v क्रॉस r क्या आया यहां पे? क्रॉस। और समझिए r वेक्टर इस पॉइंट का इधर है, क्रॉस। तो इस पूरे हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगा। और अगर यहां बात करते तो r वेक्टर ये आता, v क्रॉस r बाहर निकलता, इस पूरे हिस्से में मैग्नेटिक फील्ड डॉट आएगा। दाएं तरफ पूरे हिस्से में क्रॉस, बाएं तरफ पूरे हिस्से में डॉट। लेकिन सिर्फ क्रॉस और डॉट नहीं है, समझने की कोशिश करिए। अगर हम इस पॉइंट पे निकालते, इस पॉइंट पे निकालते तो आर वेक्टर बाहर होता, v क्रॉस r डायरेक्शन इधर आती, v क्रॉस r डायरेक्शन इधर। इस पॉइंट पे निकालते 3 डायमेंशनल, r वेक्टर इधर होता, v क्रॉस r डायरेक्शन ये। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आया है वो परपेंडिकुलर टू r आया है, परपेंडिकुलर टू v आया है। इसका मतलब इसको कंबाइन करके परपेंडिकुलर टू r v प्लेन। और जरा समझिए, ये हमारा पूरा का पूरा बोर्ड हमारा r v प्लेन है। बोर्ड के पॉइंट के लिए, बोर्ड पे जितने पॉइंट हैं उन सब के लिए प्लेन ये है, इसीलिए इसके परपेंडिकुलर आया, आधे में क्रॉस आधे में डॉट। लेकिन अगर हमारा पॉइंट इधर होता तो r वेक्टर और v वेक्टर का प्लेन ये वाला है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आता। इधर होता तो फिर से हमारी बुक मदद करेगी हमारी, r वेक्टर अगर इधर होता तो ये हमारा v और r का प्लेन होता, और v और r का प्लेन इसके परपेंडिकुलर क्रॉस में। तो ये परपेंडिकुलर टू आर वी प्लेन, तो किस पॉइंट पे निकालना है उसका प्लेन निकालो, उसके परपेंडिकुलर कर दो, ये आंसर आया। और दिख रहा है कि आर 1/r³ है, एक आर ऊपर भी है, तो इनडायरेक्टली 1/r² है। तो दूर जाने पे ये मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1/r² ही होता है, ये भी 1/r² बन रहा है इनडायरेक्टली, वेलोसिटी ऊपर आ रहा है, मतलब ये एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ही मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, लेकिन कैसे, क्यों, कब, बड़ा मुश्किल है समझाना। तो हम इसको एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की तरह फिलहाल ट्रीट करेंगे कि बस इसने मैग्नेटिक फील्ड ये पैदा कर रखा है। इस मैग्नेटिक फील्ड के ठीक वही असर हैं जो बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के असर होंगे। चलो, तो देखते हैं ये फॉर्मूला कितना अच्छा समझ में आया। चार्ज मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, x y z, मैग्नेटिक फील्ड एट a, 0, 0, 0, a, 0, 0, 0, a। ये लेते हैं।
तो पहला पॉइंट पूछा है a,0,0 पॉइंट यहां है, पॉइंट एक्सिस पे है, यही मैग्नेटिक फील्ड को 0 लिख दो। फॉर्मूला जरूर लिख लेते हैं, μ0 अपॉन 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर बाय आर क्यूब, ये मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ, ये एक कांस्टेंट है μ0 अपॉन 4 पाई, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 10⁻⁷ SI यूनिट होती है। SI यूनिट हम बाकी की मदद से निकाल लेंगे। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड तो इस पॉइंट पे तो 0 आया, क्योंकि एक्सिस पे है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। 0,a,0 चार्ज पार्टिकल इधर है, पॉइंट इधर है, वेलोसिटी ये है, तो आर वेक्टर इस पॉइंट का बाहर होगा, वेलोसिटी ये है, v क्रॉस आर हमारी तरफ मतलब k कैप। तो μ0 अपॉन 4 पाई q, v और r के बीच में 90 डिग्री है, v r की वैल्यू a है, साइन 90 बाय ए क्यू, और डायरेक्शन हमारी तरफ मतलब k कैप। अगला 0,0, a, तो पॉइंट चार्ज इधर मूव कर रहा है, 0,0, a इधर है। अब समझिए आर वेक्टर इसका बाहर है, v वेक्टर ये है, v क्रॉस आर नीचे आता, ये v क्रॉस आर की डायरेक्शन है। अच्छी बात है, v और r परपेंडिकुलर है, तो μ0 अपॉन 4 पाई क्यू v, r की लेंथ a, साइन 90 बाय ए क्यू, डायरेक्शन माइनस j कैप। थर्ड वन, सॉरी फोर्थ, a,0, वेलोसिटी वेक्टर इधर, a,0 पॉइंट ये है, तो ये लेंथ a√2 है, एंगल 45 डिग्री है, और डायरेक्शन जरा समझिए, v और r की डायरेक्शन हमारी तरफ, v क्रॉस r हमारी तरफ। तो a,0, μ0 अपॉन 4 पाई q v क्रॉस r, तो v r साइन 45 बाय r क्यूब। ध्यान दीजिए r कितना है, a√2, इनटू डायरेक्शन क्या है, प्लस k कैप। अब a, b, c ये किसी जनरल पॉइंट पे पूछ लिया तो ये निकालना हमारे लिए मुश्किल हो गया ऐसे फिगर बना के, लेकिन फॉर्मूला लगा के तो आसान है। q v की वैल्यू कितनी है, vi कैप, क्रॉस r वेक्टर कितना है, ai कैप bj कैप ck कैप बाय r क्यूब, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अंडर रूट होल क्यूब। दरअसल ये हम हर उसमें कर सकते थे, क्योंकि abc की वैल्यू ही तो छापनी है सब में। तो यहां पे हम v क्रॉस r वेक्टर बाय r क्यूब, r वेक्टर क्या है, इसको ओरिजिन मानते हुए पोजीशन वेक्टर, हालांकि ये ओरिजिन पे ही था। तो ये पॉइंट चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड है, ऑब्वियसली मूव करेगा तभी आएगा। एक खास बात इसमें एक और चीज दिख रही है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इज फ्रेम डिपेंडेंट, क्योंकि वेलोसिटी का टर्म आ रहा है। मतलब अगर कोई चार्ज वेलोसिटी v से जा रहा है तो एक पर्सन जो रेस्ट पे है, एक पर्सन जो v से मूव कर रहा है, एक पर्सन जो पीछे v से मूव कर रहा है। अब हमसे पूछा होता मैग्नेटिक फील्ड एट p एज सीन बाय a, तो a क्या कह रहा है, a के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, चार्ज की वेलोसिटी v है, तो v क्रॉस r ऊपर μ0 अपॉन 4 पाई q v r बाय r क्यूब ऊपर, ये लेंथ r, v क्रॉस r ऊपर। लेकिन b के रिस्पेक्ट में b देखेगा तो इसको चार्ज रेस्ट पे दिखेगा, चार्ज रेस्ट पे दिखेगा, और पॉइंट p इधर है, इसका मतलब इसके लिए तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। और जरा c के रिस्पेक्ट में देखिए, c के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 2v आ जाएगी,
क्यों ना मैं एक काम करता हूं, c के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी इस तरफ 3v कर देता हूं, तो c को ये लगेगा कि ये चार्ज इधर 2v से जा रहा है। तो अब ये अगर इस पॉइंट पर निकालेगा तो r वेक्टर आएगा ये 2v क्रॉस r, फॉर्मूला बनेगा μ0/4 q 2vr बाय r क्यूब और डायरेक्शन आई क्रॉस। जरा देखिए इस फ्रेम में मैग्नीट्यूड भी बदल गया, साइन भी बदल गया, इवन इसमें भी तो मैग्नीट्यूड 0 हो गया। तो कोई कोइंसिडेंस नहीं है इसमें कि ये सब अलग अलग उसमें अलग अलग आना, क्योंकि फॉर्मूले में ही v था। और ये भी हिंट दे रहा है कि ये उस फ्रेम में जिसमें पार्टिकल मूव कर रहा है उसका आंसर है। अलग अलग फ्रेम में मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, तो अलग अलग फ्रेम में फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्स भी बदल जाएगा। तो अलग अलग फ्रेम में मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स दोनों ही बदलते हैं। और सही बात है, मैग्नेटिक फोर्स का भी तो फॉर्मूला ये था, ये भी तो फ्रेम डिपेंडेंट है। और यही रिलेटिविटी की हिंट है कि वेलोसिटी का टर्म आ रहा है, मतलब किसी फ्रेम को, किसी पर्सन को इस पर्सन के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड है, इस पर्सन के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इस पर्सन के हिसाब से है लेकिन उल्टी डायरेक्शन में। तो देखिए डॉट भी है और क्रॉस भी है, अलग अलग पर्सन अलग अलग कह रहे हैं। तो यहीं से रिलेटिविटी कंफ्यूजिंग हो जाती है कि एक ही चीज को दो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, दोनों को डिफरेंट फील हो रहा है। अब जरा हम इन तीनों से कहते हैं कि एक चीज ऑब्जर्व करके दिखाओ। एक पॉइंट चार्ज यहां रखा है ना, ये Q है, ये Q है। अब हम कहते मैग्नेटिक फोर्स ऑन Q। तो ए क्या कहता, ए कहता कि वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, इस वेलोसिटी की वजह से r वेक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड v क्रॉस r डॉट। तो ये कह रहा है यहां डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन फोर्स अब भी नहीं है क्योंकि ये वाला पार्टिकल रेस्ट पे है। क्योंकि फोर्स क्या होता, क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी। मैग्नेटिक फील्ड हमारा नॉन जीरो है लेकिन वेलोसिटी हमारी जीरो है, फोर्स जीरो। हम बी से पूछते कि बताओ तुम्हारे क्या हाल चाल है, तो ये कहता कि मेरे रिस्पेक्ट में ये चार्ज रेस्ट पे आ गया है लेकिन इस वाले चार्ज के पास वेलोसिटी आ गई है। फॉर्मूला लगाता मैं क्यू वी क्रॉस बी, लेकिन इस बार मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो निकल आया, इसकी वजह से इस पर फील्ड नहीं आया क्योंकि हम फोर्स निकाल रहे हैं क्यू पे, तो फोर्स अब भी जीरो। जरा तीसरे पर्सन का काफी इंटरेस्टिंग। तीसरे पर्सन से हम पूछते तो ये कहता कि मेरे लिए इसकी वेलोसिटी आ गई है 2v और इसकी वेलोसिटी आ गई है 3v। इसके रिस्पेक्ट में, सॉरी, इसकी वेलोसिटी कितनी, 2v है ना, इसकी वेलोसिटी 3v। अब अगर इस q पे हम निकालते तो ये आंसर बदल जाता। क्यों, फोर्स आता q v क्रॉस b, इस बार ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, और दोनों नॉन जीरो क्योंकि इसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इसके पास वेलोसिटी भी है, और दोनों नॉन जीरो मतलब फोर्स नॉन जीरो। तो यहां फोर्स जीरो है, यहां फोर्स जीरो है, यहां फोर्स नॉन जीरो है, तो अलग अलग फ्रेम में फोर्सेस अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन हमने तो बात की थी कि फोर्स तो फ्रेम पे डिपेंड ही नहीं करता, कि जितना लग रहा है उतना ही हर जगह होना चाहिए, मतलब अलग अलग फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इसको नॉर्मली समझाना बहुत मुश्किल है, बस आप ये समझिए कि मैग्नेटिक फोर्सेस अलग अलग हैं, तो इनसे के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स भी अलग अलग होंगे। मतलब यहां फोर्स जो पर्सन ऑब्जर्व करेगा दैट विल बी प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहां प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेकिन यहां दो फोर्सेस आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एज वेल एज मैग्नेटोस्टैटिक। मतलब मैग्नेटिक फोर्स भी आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी आएगा, उनका रिजल्टेंट सेम होगा। अब अगर उनका रिजल्टेंट सेम है तो यहां एफ मैग्नेटिक जीरो था, यहां एफ मैग्नेटिक जीरो है, यहां एफ मैग्नेटिक नॉन जीरो है, तो पक्का मैग्नेटिक फोर्स अलग है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि इलेक्ट्रिक फोर्स तो
हमारा k q1 q2 बाय आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है। इनमें ऐसी कौन सी चीज है जो वेलोसिटी का फंक्शन हो गई? क्या चार्जेस वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं? नहीं, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि चार्जेस में रिलेटिविटी का लॉ फॉलो नहीं होता। पूरे एक्सपेरिमेंट, बहुत एक्सपेरिमेंट करके देखे गए कि चार्जेस नॉन रिलेटिविस्टिक होते हैं, वेलोसिटी के साथ नहीं बदलते। यही बचा, के तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, आर जो है ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से आर मतलब सेपरेशन, ये लॉरेंज कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होती है, टाइम डायलेट होता है, तो ये लेंथ बदल जाती है। तो दरअसल ये जो लेंथ ऑब्जर्व हो रही है, लेंथ अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग ऑब्जर्व हो रही होगी। ठीक है, कितनी हो रही होगी, कैसे करेक्शन फैक्टर आएगा, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ना मैं डिस्कस करूंगा ही। बस आपको सिर्फ एक ही टर्म समझना है कि एक फॉर्मूला आपने याद किया कि फॉर्मूला आया μ0 अपॉन 4 पाई Q V क्रॉस R बाय R Q। बस आपको मैथमेटिकली इसका इंटरप्रिटेशन भर सीखना है कि क्या क्या कह रहा है। ये कह रहा था कि वेलोसिटी और R पैरेलल एंटी पैरेलल हो गए, तो 0 है आंसर। दूसरा ये कह रहा है कि V और R के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तीसरा ये कह रहा है डिस्टेंस बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। चौथा कह रहा है फ्रेम डिपेंडेंट है। ठीक है, V क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम। किस फ्रेम में उसके पास वेलोसिटी V। और शायद इसी से आप समझ पा रहे होंगे कि जब करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा कर पा रहा है, कि ये रेस पे हैं, ये रेस पे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं आया, मोशन ही नहीं है। लेकिन ज्यों ही करंट गया तो ये नेगेटिव चार्जेस मूव करने लग गए और इनके पास वेलोसिटी आ गई, इनके पास वेलोसिटी आ गई, तो ये वाला टर्म नॉन जीरो निकल आया। ठीक है, तो वजह ये थी इनके मूव करने की वजह से। हाँ, अब आप ये कहें कि इलेक्ट्रॉन तो एक्चुअली पहले भी मूव कर रहे थे, तो बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रॉन आपके पहले भी मूव कर रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन आपके पहले भी मूव कर रहे थे, लेकिन वो मूव कर रहे थे रैंडम डायरेक्शन में। और रैंडम डायरेक्शन में मतलब ये वाला टर्म रैंडम है, ये वाला टर्म रैंडम है, तो ऑन एन एवरेज ये टर्म जीरो हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि कभी वेक्टर इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर वेक्टर कट जाएंगे। तो रैंडम वाले का इफेक्ट हमेशा कैंसल आउट हो जाएगा। इफेक्ट किसका आएगा? जो ड्रिफ्ट वाले का है। तो दरअसल क्योंकि ड्रिफ्ट सभी एक ही डायरेक्शन में करते हैं, तो ड्रिफ्ट की वजह से जो पैदा होगा मैग्नेटिक फील्ड वो नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं, एक्सप्रेशन ये है। करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा कर रहा है, वो भी इसी से निकल आएगा। बस वो फॉर्मूला हमें याद करना है। तो सेकेंड टर्म आया मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। और यही दरअसल बायोट सावर्ट्स लॉ है। ये क्या है? तो जैसे मान लीजिए इसमें करंट जा रहा है और मैं पॉजिटिव चार्जेस को, नेगेटिव को रेस्ट पे मान लूं, पॉजिटिव को वेलोसिटी दे दूं, तो मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पे ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं करंट, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं। तो मैंने इसको थोड़ा जूम करके यहां बना दी और इसमें मैं मान रहा हूं कि पॉजिटिव चार्जेस करंट के पैरेलल ड्रिफ्ट कर रहे हैं VD से, नेगेटिव चार्जेस रेस्ट पे हैं। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से पैदा होगा। तो क्यों ना ये एलिमेंट इतना छोटा है कि इसको सिंगल चार्ज को वेलोसिटी VD दे दी जाए, ये DQ चार्ज को। तो अब अगर मैं किसी भी पोजीशन वेक्टर R वेक्टर पे आंसर निकालूं इस DL लेंथ की वजह से, मतलब मुझे R वेक्टर पे इसकी वजह से आंसर निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड आता μ0 अपॉन 4 पाई DQ V क्रॉस R बाय RQ। और V कुछ और नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है।
अब जरा हम dq की वैल्यू देखते हैं कि आखिरकार इसके अंदर जो dq स्टोर्ड है वो कितना है, और dq कितना है, तो ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब इनटू वॉल्यूम इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब स्मॉल एन इनटू वॉल्यूम पर मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये आ गया dq। तो dq की वैल्यू छाप दूं, μ0 अपॉन 4 पाई dq की वैल्यू n e a, और इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर दे दूं, dl इधर दे दूं, और वेक्टर एक्सचेंज कर दूं। मतलब ड्रिफ्ट का वेक्टर उठा के लेंथ पे दे दूं, एक ही बात तो है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज पैरेलल टू लेंथ वेक्टर। और ऐसा क्यों किया ये तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ये बहुत मजेदार चीज बन गई, ये करंट बन गया। तो ये बना μ0 अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r बाय r क्यूब, ये मैग्नेटिक फील्ड। और ये काफी हद तक आपको दिख रहा है जैसे हमने df निकाला था dq v क्रॉस b से। हमने एक एलिमेंट पे फोर्स और इसी को कन्वर्ट कर दिया था dl क्रॉस b। इसके प्रूफ में भी लगभग यही हुआ था कि एक स्मॉल करंट कैरिंग वायर का फोर्स निकाला, टोटल निकालना है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वैसे ही स्मॉल करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाला, टोटल निकालना है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बस अंतर यह था कि यहां मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हुआ करता था, जनरली कैलकुलेशन आसान हो गए थे। यहां आर वेक्टर है और आर वेक्टर बदलेगा, थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा। तो एनीवे, ये हमारे बायोट-सावर्ट्स लॉ का प्रूफ है। हाँ, क्वेश्चन छोटा सा ये उठा कि ये प्रूफ तो हमने भी कर लिया, तो बायोट-सावर्ट ने क्या बहादुरी की, ये तो हमने भी कर दिया। कमाल की बात यह है कि ये प्रूफ पिछले फॉर्मूले के पहले आ चुका था। मतलब ये इन्होंने ये प्रूफ बिना रिलेटिविटी जाने निकाल दिया था, और रिलेटिविटी से बाद में प्रूव हुआ कि ये दरअसल मूविंग चार्ज की वजह से जो आ रहा है उसी का एक स्पेशल केस है। ठीक है, तो मतलब बड़े लोग बड़ी बड़ी बात है कि आप लेवल देखिए साइंटिस्ट का, कि इतना गंदा फॉर्मूला उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली निकाला होगा, कि एक्सपेरिमेंटली निकाल दिया कि करंट कैरिंग वायर का आंसर ये आएगा। प्रूफ बाद में आ रहा है, और इसीलिए तो ये लॉ था, क्योंकि उनको प्रूफ नहीं पता था, उन्होंने कहा ये निकलेगा। बाद में पता चला ये कुछ और नहीं, रिलेटिविटी। हमें तो अब भी पता नहीं चला, हमने तो इसको लॉ की तरह ही ट्रीट किया। तो मूविंग चार्ज का फॉर्मूला निकाला, उससे ये निकल आया, और दोनों में से एक को याद रखो, दूसरा अपने आप आ जाएगा, क्योंकि Q v क्रॉस R बाय R क्यूब। तो Q की जगह आप dq सोचो, और dq और v को I और dl ये अलग कर दिए, क्योंकि dq को I dt लिख सकते हैं, dt इधर मल्टीप्लाई किया, v dt लेंथ बन गया dl। फॉर्मूला लगभग एक सा है। बस अब इसी फॉर्मूले से हम सबके मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। एक हमें यही फॉर्मूले की जरूरत थी, एलिमेंट का निकाला, अब तो इंटीग्रेशन है। तो इसके बाद की चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो पहला हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू सर्कुलर वायर एट सेंटर। आसान से शुरुआत करते हैं। मतलब ये कुछ इस तरह का वायर है, सर्कुलर आर्क है, सिर्फ सेंटर पे ही निकाल रहा हूं, सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो ये छोटे छोटे कई डीएल से मिलके बना है, इन सभी का आंसर हमें यहां निकालना है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि इसको एक छोटा सा डीएल ये ले लेते हैं, ये डी थीटा है, तो ये लेंथ हमारी डीएल है। अब इस डीएल की वजह से इस पॉइंट पे कितना होगा, तो अब फॉर्मूला हमारा क्या है, डीबी μ0 अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r बाय r क्यूब। अब जरा समझिए r वेक्टर क्या है। तो मैं वापस आता हूं अपने फॉर्मूले पे कि हमारा r वेक्टर था, dl वेक्टर को ओरिजिन माना, इससे बाहर जाने वाला वेक्टर r वेक्टर है। ठीक है,
तो यहां डीएल वेक्टर ये है, तो इसी को फिगर को मैं इतने पार्ट को देखूं तो ये हमारा डीएल वेक्टर है, आर वेक्टर ये है, ये डीएल, डीएल से बाहर जाने वाला आर वेक्टर है, और डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन क्या है, क्रॉस। डीएल और आर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। यही डीएल में इस यहां कहीं लूं तो डीएल ये है, आर वेक्टर बाहर जाने वाला, डीएल और आर के बीच का क्रॉस, डीएल और आर के बीच का क्रॉस, डीएल बाहर और आर के बीच का क्रॉस, क्रॉस आया तो शायद पहले यह वेरीफाई कर लो कि सभी का आंसर क्रॉस आएगा, हर डीएल का आंसर इस पर क्रॉस आएगा, क्योंकि इस डीएल के लिए आर वेक्टर ये है, इस डीएल के लिए आर वेक्टर ये है, इस डीएल के लिए आर वेक्टर ये है, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, सभी का क्रॉस आएगा। और ये तो समझ ही सकते थे क्रॉस या डॉट में से एक आना है, क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूले से ये समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डीएल आर प्लेन। अब जरा सोचिए, जितने पोजीशन वेक्टर हैं सभी इस बोर्ड के प्लेन में, पूरे करंट का लेंथ वेक्टर भी बोर्ड के प्लेन में है, तो लेंथ और आर वेक्टर इस प्लेन में है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आंसर आएंगे, या तो आंसर क्रॉस होगा या आंसर डॉट होगा, और क्रॉस या डॉट ये हमने वेरीफाई कर लिया। मतलब अगर हमें डीएल और आर का प्लेन मिल गया, फिर रिपीट कर रहा हूं, डीएल और आर का प्लेन मिल गया तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर आंसर आएगा। क्रॉस या डॉट सिर्फ यही तो वेरीफाई करना है। तो एक तो तरीका है कि वाकई में आप डीएल और आर बनाओ और क्रॉस देखो, और दूसरा तरीका है हमें सिर्फ यही तो वेरीफाई करना है कि आंसर क्रॉस है कि डॉट। तो हम क्या करें कि मूविंग चार्ज में भी यही देखें, ये आर है, ये डीएल है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्रॉस या डॉट, तो डीएल क्रॉस आर करते अंदर आया, या आप राइट हैंड थंब रूल यूज करो, चार्ज की वेलोसिटी के अलोंग थंब रखो, पॉजिटिव चार्ज की, फिंगर ऐसे कर्ल करो, इस पॉइंट पे जो फिंगर आ रही है वो अंदर जा रही है, देखें, मतलब यहां क्रॉस है, और इस पॉइंट पे फिंगर बाहर आ रही है, और चाहे तो इसी को डीएल अब इधर है, वेलोसिटी इधर है, वी डीएल डॉट आता, या तो आप ऐसे देखो वी डीएल, या वेलोसिटी के अलोंग करो, और ये, तो यही हम यहां कर सकते हैं। करंट के अलोंग थंब करिए, ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं, करंट के अलोंग थंब करिए, ये टेंडेंसी, ये टेंडेंसी, ये टेंडेंसी, तो जब हम यहां बात कर रहे थे यहां, तो इसकी वजह से यहां पे अंदर जा रहा है, इसकी वजह से हाथ ऐसे घूम रहा है अंदर, इसकी वजह से भी अंदर, तो सबका अंदर है, ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जनरली हम कॉमन सेंस यूज करेंगे, प्लेन हम सोच लेंगे, प्लेन के अंदर या बाहर ऐसे करेंगे, करंट के अलोंग थंब, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा, या आप डीएल क्रॉस आर भी करिए। तो ये तो हमने वेरीफाई किया कि जो डीबी निकला है वो कितना है, μ0/4 पाई, ये डीएल, डीएल की लेंथ आर डी थीटा इंटू आर वेक्टर की लेंथ आर इंटू साइन 90। सोचो डीएल और आर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, डीएल की लेंथ आर डी थीटा, स्मॉल आर वेक्टर की लेंथ आर, तो ये डीएल आर साइन 90 बाय आर क्यूब और क्रॉस, तो μ0/4 पाई आई बाय आर डी थीटा क्रॉस, और ये डीबी है। क्या मैं डीबी वेक्टर डायरेक्ट जोड़ सकता हूं? आंसर है यस, क्योंकि हर डीबी क्रॉस में सभी डीबी वेक्टर पैरेलल हैं, तो बी नेट डायरेक्टली डीबी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी हमें कुछ करना नहीं पड़ा, जरा देखिए आंसर आया आई बाय आर थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या है, थीटा, और आंसर कहां आया, क्रॉस। मतलब सिंपली आपको, क्योंकि हम सेंटर पे निकाल रहे हैं, सिंपली आपको वो थीटा टोटल चाहिए, थीटा क्या है, टोटल एंगल। तो स्पेशल केस, अगर कंप्लीट कॉइल होती तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर μ0/4 पाई आई बाय आर इंटू 2 पाई, डायरेक्शन क्रॉस। इसी में क्वार्टर लूप होती,
इस पॉइंट पे निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई बाय आर इनटू पाई, और डायरेक्शन क्या है इसकी, क्रॉस। हाँ, करंट अगर ऐसा होता तो डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन निकालने में कुछ भी करो सबसे सही आती है। थंब इधर लो, फिंगर ऐसे कल करो, हमारी तरफ आई, या आप इसके अलोंग फिंगर कर लो, हमारी तरफ आई, तो आप कुछ भी कर लो, आंसर सही आता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जैसे इस पॉइंट पे अगर हम निकालते तो इस पॉइंट पे आता मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई बाय आर पाई बाय 2, और डायरेक्शन आई क्रॉस। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता था, इसका आंसर और इसका आंसर कट के टोटल 0 हो जाता था, लेकिन इसमें क्या है, इसका आंसर और इसका आंसर जुड़ रहा है। हाँ बिल्कुल कटता, आधा ऐसा और आधा ऐसा होता था, क्योंकि इसका आता क्रॉस, इसका आता डॉट। लेकिन अगर पूरी लूप है तो इसका आंसर और इसका आंसर ऐड हो रहा है। तो जैसे इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर बी है तो इसका 2b है और इसका आंसर 4b है। तो यहां ये लीनियर वेरिएशन है, सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता था कि इनके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तिरछी थी, ऐसी थी, सभी चार्जेस की लाइंस तिरछी थी, लेकिन इसमें सभी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन एक ही डायरेक्शन में। तो यहां जो सभी डीबी हैं वो पैरेलल हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो डीबी निकलते थे वो पैरेलल नहीं थी, वो आर वेक्टर के अलोंग थे, जैसे इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर। इसमें सभी का क्रॉस या सभी का डॉट। और वजह क्या है, क्योंकि इसमें आर वेक्टर के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आर वेक्टर के पैरेलल था, इसमें आर वेक्टर के परपेंडिकुलर था। आर वेक्टर भले ही डिफरेंट था लेकिन उसका परपेंडिकुलर हर जगह क्रॉस आ रहा था। तो दरअसल बायोट सावर्ट्स लॉ के अलावा ये हमने पहला फॉर्मूला डिराइव किया, ऐसे हम 2-3 ही करेंगे, मतलब अगली 2 डीसीटी सीधे इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड है। चलो, तो पहली चीज और इंपॉर्टेंट चीज हम समझ गए कि अगर हमें करंट कैरिंग कॉइल पता है, ये कॉइल गिवन है, तो उस कॉइल का सेंटर पे भर निकाल पा रहे हैं। सेंटर पे हम मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं और फॉर्मूला बना म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई बाय आर, थीटा क्रॉस या डॉट इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऐसे करा तो पता चला क्रॉस। एग्जाम्पल देखिए कुछ। हाँ, एग्जाम्पल 1, दो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, ये निकालना था। तो ये 2 कॉइल हैं, एक में क्लॉकवाइज, एक इसमें क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में। अब हमें देखना है मैग्नेटिक फील्ड कितना आता। तो हम क्या कह रहे हैं, इस 2 एम्पियर की वजह से सेंटर पे राइट हैंड थंब रूल बाहर की तरफ आएगा। आप करंट के अलोंग लेके भी थंब रूल लगा सकते हैं। देखिए इस पॉइंट पे फिंगर बाहर आ रही है, फिलहाल हम ऐसे करेंगे, बाहर आ रहा है इसकी वजह से। इस वाले की वजह से क्या आ रहा है, 3 एम्पियर की वजह से क्रॉस, इसकी वजह से डॉट। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लिखें तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई बाय आर इंटू थीटा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई, करंट कितना है 2 एम्पियर, आर कितना है 1 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 2 पाई, मैग्नेटिक फील्ड कितना था डॉट, इसकी वजह से म्यू 0 अपॉन 4 पाई, आई कितना है 3 एम्पियर, आर कितना है 2 सेंटीमीटर, इनटू एंगल कितना है 2 पाई क्रॉस। डॉट को पॉजिटिव लेते हुए म्यू 0 अपॉन 4 पाई कॉमन लूं, इंटू 10 पे -2 भी कॉमन ले लूं तो 10 पे 2, इंटू 2 इंटू 2 4 पाई,
2 से 2 3 पाई, म्यू 0/4 पाई 10 पे -7 है, इंटू 100 इंटू पाई। तो ये आया पाई इंटू 10 पे -5 टेस्ला, पाई बाय 10 गॉस। 10 पे -4 टेस्ला गॉस होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आया इनकी वजह से सेंटर पे। ठीक है। हाँ, शायद एक बात आप समझ में आ गई होगी कि अगर इसी कॉइल में n टर्न्स होते, अगर कॉइल में n टर्न्स होते तो फॉर्मूले में n टाइम्स आ जाता। और प्रूफ बिल्कुल आसान है, क्योंकि हर एक कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड, सभी टर्न्स हैं, सभी का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में। तो एक का बी आएगा तो दूसरे का भी बी, तीसरे का भी बी, और एन भी हो जाएगा। तो कॉइल में अगर एन टर्न्स हैं तो एन का मल्टीप्लाई हो जाएगा बी के कैलकुलेशन। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड काफी कमजोर है, लेकिन हमें बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ टर्न्स काफी ज्यादा ले लेंगे इसके। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, जैसे नंबर ऑफ टर्न्स अगर आपने 1000 ले लिए, तो 1000 ले लिए तो ये 10 पे -2 बन गया, पाई इंटू 10 पे -2 टेस्ला। तो ठीक ठाक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। तो ये पहला एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल 2 देखिए। इससे पहले एग्जाम्पल से लगभग ऑर्डर समझ में आया। ऑर्डर क्या लेना है? एग्जाम्पल 2, आई आर, करंट आई, रेडियस आर, एक्स वाई जेड। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सी। तो ये दो सेमी सर्कुलर वायर हैं, और मैं जिस पे पूछ रहा हूं वो कॉमन सेंटर है, क्योंकि हम सेंटर का ही आंसर निकाल पाते हैं और तो कहीं का निकलता नहीं हमसे। तो इसके सेंटर का आंसर हम निकाल सकते हैं इसकी वजह से। तो इसकी वजह से सेंटर पे आता म्यू 0/4 पाई आई बाय आर इंटू पाई, क्योंकि एंगल सबटेंडेड सेंटर पाई है। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या आती, तो सिंपली समझिए इसका प्लेन क्या है। इसका प्लेन है एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर या तो के कैप आएगा या माइनस के कैप आएगा। तो यहां से राइट हैंड थंब रूल किया तो इसका आंसर आया माइनस के कैप। लेकिन आंसर हमें इसका भी लिखना है। तो ये सोचिए, ये हमारा एक्स जेड प्लेन में है, मैग्नीट्यूड तो यही आएगा, क्योंकि म्यू 0/4 पाई, रेडियस भी आर है, एंगल भी पाई है। लेकिन डायरेक्शन क्या आएगा इसका, नीचे। सोचिए एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर या तो जे कैप या माइनस जे कैप। तो आंसर आया माइनस जे कैप। तो ओवरऑल आंसर म्यू 0/4 पाई आई बाय आर इंटू पाई माइनस के कैप माइनस जे कैप। दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो इस सर्कुलर कॉइल की वजह से तो हम समझ गए कि आंसर क्या आता है। एक और चीज देखनी है, बस हमारा काम हो जाएगा बस। तो नेक्स्ट डिस्कशन है हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू स्ट्रेट वायर। तो एक स्ट्रेट वायर की वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो ये स्ट्रेट वायर है, ऐसे हमने हाथ घुमाया तो ये तो समझ में आ रहा है, यहां क्रॉस आएगा, यहां डॉट आएगा। कितना आएगा ये समझने के लिए आपको इस वायर को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो मैं जो आंसर निकाल रहा हूं, ये मैं मान रहा हूं कि ये वायर, इस पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो अल्फा और बीटा है। एक तरफ वायर ने अल्फा सबटेंड किया, एक तरफ वायर ने बीटा सबटेंड किया। तो ये निकालने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, ये डीएल वेक्टर चाहिए, और ये डीएल का आर वेक्टर का डायरेक्शन देखिए बाहर की तरफ, डीएल वेक्टर हमारा ऊपर। अब मुझे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो समझिए डीएल ऊपर, आर इधर, डीएल क्रॉस आर, डायरेक्शन क्या आई, क्रॉस। तो ये जो डीबी आया, ठीक है, इसकी वजह से डीबी म्यू 0/4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। और जनरलाइज कर देते हैं तो इसको मैं ले लेता हूं थीटा, इसको ले लेता हूं एक्स,
ये लेंथ है हमारी dx, dl की लेंथ। तो ये लिखते तो आंसर आता μ0/4 पाई i। dl ही dx है, स्मॉल r ही a sec थीटा है। सोचिए dl क्रॉस r, dl की लेंथ x, स्मॉल r की लेंथ a sec थीटा, dl और r के बीच में एंगल, क्यों ये समझिएगा, ये r है ये dl है, dl क्रॉस r में ये एंगल चाहिए। अब ये एंगल थीटा था, ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 प्लस थीटा है। तो dl क्रॉस r, लेंथ dl, dl क्रॉस r लिखते dl r साइन 90 प्लस थीटा। तो dl की जगह कितना लिखा dx, स्मॉल r की जगह क्या लिखा a sec थीटा, इंटू स्मॉल r के साइन 90 प्लस थीटा, अपॉन, फिलहाल मैं r ही लिखा रहने देता हूं, अगले स्टेप में काट दूंगा उसको, अगले स्टेप में वैल्यू छाप देता हूं। तो μ0/4 पाई i, dl को लिखा dx, r से r स्क्वायर a sec थीटा का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। लेकिन हमें dx को चेंज करना पड़ेगा। अब x हमारा क्या है a tan थीटा, तो dx हमारा क्या है a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो a sec स्क्वायर थीटा d थीटा μ0/4 पाई i, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा cos थीटा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, मजा आ गया, sec स्क्वायर कट गया, μ0/4 पाई i बाय a cos थीटा d थीटा, लिमिट माइनस अल्फा से बीटा। तो μ0/4 पाई i बाय a साइन बीटा, साइन थीटा, साइन बीटा माइनस माइनस साइन अल्फा। तो ये जो साइन बीटा और साइन अल्फा जुड़ने ही थे, क्यों जुड़ने थे वो मैं ऐसे सोच लेता हूं। इस वाले पार्ट का आंसर क्रॉस है, इस वाले पार्ट का आंसर भी तो क्रॉस ही है, इसका भी आंसर क्रॉस, इसका भी आंसर क्रॉस, तो दोनों के आंसर जुड़ेंगे, तो ये जुड़ गए। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफरेंट आंसर है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको आंसर याद हो तो इसके दो कंपोनेंट आए थे, एक इधर एक इधर। तो ये लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ये बना था, ये कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा ये बना था। दो कंपोनेंट आए थे। और कंपोनेंट क्यों? क्योंकि हर पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में था, तो दो कंपोनेंट लेने थे। यहां कंपोनेंट का लफड़ा नहीं हुआ, यहां सभी का मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, इतने का भी क्रॉस, इतने का भी क्रॉस, सभी का क्रॉस ऐड होके ये बना। तो ये हमारा स्ट्रेट वायर का आंसर आया। स्पेशल केस जरूर हम लिखना चाहेंगे। तो पहला इनफाइनाइट वायर है, अगर वायर इंफिनिटी है तो अल्फा भी 90 बीटा भी 90। सोचो वायर अगर दोनों तरफ इंफिनिटी है तो ये एंगल भी 90, इधर ये एंगल भी 90, ये 90, तो ये 1 और 1, तो आंसर आया μ0/4 पाई 1 और 1 2i बाय r। ठीक है। दूसरा पार्ट आया कि अगर वायर ऐसा है और पॉइंट इधर है, इस पॉइंट पे निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा 0। समझिए, इससे यह मत सोचिए कि r की वैल्यू 0 हो गई है, कि डिस्टेंस 0 है। यह समझिए कि हर एलिमेंट का जब आप निकालते इस पॉइंट पे, तो dl और r या तो पैरेलल होते या एंटी पैरेलल होते, तो dl क्रॉस r की वैल्यू हमेशा 0 आती। तो किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से उसी लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा, ऊपर भी नीचे भी। ठीक। और तीसरा पॉइंट आप इसी में समझ सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड वायर ये है, तो इसकी वजह से यहां क्रॉस है, यहां डॉट है, इस तरह। ये फील्ड लाइन ऐसी है, तो लाइन दरअसल सर्कुलर है। क्यों? इस पॉइंट पे निकालते तो इसकी वजह से अंदर आता, इस पॉइंट पे निकालते तो आर वेक्टर ये होता।
तो डीएल क्रॉस आर इधर आता, तो इसकी फील्ड लाइन सर्कुलर है इस तरीके से। तो ये हमारा इनफाइनाइट वायर का आंसर है। तो ओवरऑल हम ये दो सीखे, और दोनों ही केस आपको याद रखने हैं, क्योंकि इतना बड़ा डेरिवेशन कर तो नहीं पाओगे, स्कूल में आता है वैसे ये डेरिवेशन दोनों के ही, ठीक है। वो स्कूल में कैसे लिखना है वो मैं बाद में लिखूंगा। फिलहाल हम अपने फॉर्मूले को कंक्लूड कर लेते हैं, दोनों फॉर्मूले। तो एक बार और लिखूंगा फॉर्मूला, अल्फा बीटा, यहां ये थीटा। तो इसका आंसर आया μ0 अपॉन 4 पाई आई बाय आर थीटा, डायरेक्शन क्रॉस। इसका आंसर इस पे, इसका भी क्रॉस, μ0 अपॉन 4 पाई आई बाय आर, आर ये लेंथ है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन बस यहां साइन अल्फा प्लस साइन बीटा है, ठीक है। याद रखने के लिए आप चाहें तो ऐसे भी सोच सकते थे, ये अल्फा है ये बीटा है, तो यहां ये अल्फा प्लस बीटा बन गया था। अल्फा प्लस बीटा ही तो थीटा है, यहां साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और ये इत्तेफाक नहीं, अल्फा और बीटा जब स्मॉल होंगे तो ये ऐसा दिखेगा, और ये सर्कुलर आर्क भी तो ऐसे ही बनेगी, एक से दिखेंगे दोनों फिगर। तो जब अल्फा बीटा स्मॉल है तो आंसर सेम है, क्योंकि इसका भी अल्फा प्लस बीटा, उसका भी अल्फा प्लस बीटा, लेकिन बड़े एंगल्स में आंसर डिफरेंट है। तो ये दो आंसर हम सीखे हैं। तो आज की क्लास में अब बस हमें इन्हीं दोनों की प्रैक्टिस करनी है, बस कि इन्हीं दोनों फॉर्मूले की प्रैक्टिस करनी है, और कुछ नया नहीं आने वाला है। तो आप चाहें तो इंडिपेंडेंटली ये फॉर्मूले याद कर सकते हैं बिना बायोट-सावर्ट्स लॉ के, लेकिन बेहतर है कि आपको बायोट-सावर्ट्स लॉ पता हो। क्यों? क्योंकि आगे जो हम प्रूफ करेंगे हमें फिर जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि आखिरकार इसी से तो निकला है, और ये टर्म ही क्यू वी क्रॉस आर था। इससे ये निकला, इससे ये दो निकले। और घबराइए मत, ये फॉर्मूले पूरी डीसीटी, दो दो डीसीटी है इन फॉर्मूले पे, तो अपने आप ही याद हो जाएंगे, इतने क्वेश्चन करोगे। एग्जाम्पल 1, पहले 2D रखता हूं, सब शुरुआत 2D से ही करता हूं। ये इस तरफ ऐसा है, पॉइंट ये है जिस पॉइंट पे हमें आंसर निकालना है। क्या पॉइंट ये रखता हूं, ये पहला क्वेश्चन कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, करंट आई, रेडियस आर। पहला क्वेश्चन ये समझने की कोशिश करिए, ये पूरा का पूरा वायर इस बोर्ड के प्लेन में है, ये पॉइंट भी इस बोर्ड के प्लेन में है, तो चूंकि इस बोर्ड के प्लेन में है तो आंसर क्रॉस या डॉट में से आएंगे। अब हमें तीन आंसर लिखने हैं, एक इसका, एक इसका, एक इसका, लेकिन इसका आंसर तो महाटप्पा है, 0। क्यों? क्योंकि करंट कैरिंग वायर की एक्सिस में है। इसका आंसर μ0 अपॉन 4 पाई सेंटर पे है, आई बाय आर, और इसकी डायरेक्शन या तो आप देखें कि किसी एक एलिमेंट की निकाल लो, वही सबकी है, तो करंट ऐसा है क्रॉस, या फिर इसके अलोंग मूव कर जाओ क्रॉस इनटू पाई। अब इस वाले का आंसर चाहिए तो किसी एक एलिमेंट का निकाल लो क्रॉस, या करंट के अलोंग ऐसे थंब करिए क्रॉस। लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड निकालते तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आई बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा है, अल्फा ये था, बीटा ये। वायर हमारा ऐसा है, एक तरफ इंफिनिटी है और इस पॉइंट पे निकालना है, तो सोचिए अल्फा 0 है और बीटा 90 है, क्योंकि ये वाला पॉइंट आ गया इधर और बीटा इंफिनिटी पे पहुंच गया। तो इसका एक 0 है, एक साइन 90 है, आंसर आया क्रॉस। तो ओवरऑल आंसर आया μ0 अपॉन 4 पाई आई बाय आर, पाई प्लस 1, आंसर आया क्रॉस। ठीक, ये एग्जाम्पल 1, उम्मीद है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कुछ खास था नहीं क्वेश्चन में। एग्जाम्पल 2,
एग्जाम्पल 2 में इस पॉइंट पे नहीं, ये R R R 2R 2R, ये भी 2D क्वेश्चन है। इसकी वजह से इस पॉइंट पे निकालते तो ये भी 2D फिगर है हमारा, तो इसकी वजह से आंसर कितना आता 0, इसकी वजह से आंसर कितना आता क्रॉस, इसकी वजह से आंसर 0, एक्सेस से पास हो रहा है, इसकी वजह से आंसर, इसकी वजह से क्रॉस, तो इसका क्रॉस, इसका क्रॉस, इसका 0, इसका 0, इस वाले का आंसर, तो करंट कैरिंग वायर ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाता है इधर क्रॉस, इसमें देखें करंट कैरिंग वायर ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड जाता अंदर क्रॉस, तो बड़ी अच्छी बात है, इसका 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 क्रॉस है। अब हमें वैल्यू चाहिए, तो इससे शुरुआत करें, तो म्यू 0/4 कॉमन ले लूं, बोर हो गया मैं सब में, I बाय R इंटू π/2, इन दोनों का तो 0 है, π/2 एंगल ये, इसके लिए लिखते तो इसका I/2R आता, क्योंकि इसकी रेडियस 2R है इस वाले वायर की, एंगल π/2 है। इस वाले वायर के लिए लिखते तो म्यू 0/4 तो आता, I/2R आता। अब हमें इसके साइन अल्फा और साइन बीटा देखने, तो सोचिएगा ये लेंथ 2R है, ये लेंथ 2R, ये एंगल 45 डिग्री है, तो इसका इस तरफ तो वायर है ही नहीं, होता तो ये अल्फा होता, तो ये वायर मिसिंग है, तो एक एंगल 0 है, एक एंगल 45 है, तो 0 45। लास्ट इस वाले पार्ट का, तो इस वाले पार्ट का आंसर देखें इस पॉइंट पे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2R, एंगल कितने हैं, एक 45 डिग्री और दूसरा 90, तो इसका आंसर म्यू 0/4 I/2R, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2R, एंगल साइन 45 प्लस साइन 90, ये हमारा आंसर आया, और सभी आंसर क्रॉस डायरेक्शन में, तो ओवरऑल क्रॉस। ठीक है, ये भी प्लेनर फिगर था। एग्जाम्पल 3, फिर मैं एक दो क्वेश्चन करके फिर एक और एग्जाम्पल देता हूं, फिर क्वेश्चन दे रहा हूं। एग्जाम्पल 3, अब आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो R है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसमें, और एंगल्स अल्फा और बीटा उस तरह। तो ये है लेंथ 2R, ये है लेंथ R, करंट ऐसा ऐसा और इस तरह निकल गया, ये 2R, ये ऐसे निकला, सीधे चला गया, ये कुछ ऐसे है। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालना होगा। ठीक है, अब मुझे इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता, तो हम क्या समझें, इसका आंसर बहुत आसान है, इसका आंसर आसान है, इसका आंसर 0, इसका आंसर 0, कोई डाउट नहीं, पॉइंट इसी से पास हो रहा है, इसका 0, इसका लिख लेते हैं, इसके आंसर की डायरेक्शन क्या है, और सभी 2D फिगर है, तो क्रॉस या डॉट आएगा, तो इसका आंसर आया डॉट, इसका, तो इसका आया म्यू 0/4 I बाय रेडियस इनटू एंगल, और डायरेक्शन आई कितनी, डॉट। इस वाले का आंसर देखें, तो इस वाले का आंसर आया अंदर क्रॉस, म्यू 0/4 I बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, सेमी सर्कल है, लेंथ 2R,
तो ये लेंथ भी 2r है। और एक एंगल 0 एक 90, 0 एक साइन 90, आंसर आया क्रॉस। अब बस ये और बचा है इसका आंसर। इसका आंसर ये तो तय है क्रॉस है इसका। इसका आंसर सॉरी ऐसे है ना, डॉट है, सॉरी इसका आंसर डॉट है। ठीक है, करंट ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आता है, इधर अंदर इधर से बाहर निकलता, तो इसका आंसर डॉट है। अब इसके लिए हमें एंगल समझना है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, चूंकि आर वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर, तो इससे मैंने परपेंडिकुलर डाला, तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा μ0 अपॉन 4 पाई आई बाय ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा फॉर्मूला निकला था। ए क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अल्फा ये है, बीटा ये है। अब हमें वैल्यू चाहिए, और वैल्यू ये बहुत ही आसान है, देखें कैसे, क्योंकि चूंकि ये 90 डिग्री दे रखा है, तो यहां ये 90 है, और ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये भी एंगल अल्फा है, ये बीटा है, तो ये भी एंगल बीटा है, और ये लेंथ 2r है, ये लेंथ r है, तो tan अल्फा 1/2, tan बीटा 2, तो tan अल्फा 1/2, tan बीटा 2, और tan अल्फा 1/2 है, तो sin अल्फा 1/√5 और sin बीटा 2/√5। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2r का sin अल्फा है, 2r का sin अल्फा, तो a की वैल्यू 2r का sin अल्फा, तो 2r और sin अल्फा की वैल्यू कितनी है, sin अल्फा की वैल्यू 1/√5। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल से हमने अल्फा और बीटा ढूंढ लिए। तो μ0 अपॉन 4 पाई आई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा, ये, और ये आया 2r का ये वाली लेंथ। हालांकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए आप ऐसे भी कर सकते थे, 2r r ये a है, ये √5r है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दो जगह से बराबर कर दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ हाफ कट जाएगा, 2/√5 आ जाएगा। और साइन अल्फा एक चीज है 1/√5, एक चीज है 2/√5। एक साइन अल्फा एक साइन बीटा है, दोनों की वैल्यू छापी, और ये डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन है डॉट। तो आंसर आया दिस प्लस दिस माइनस दिस। तो फाइनल आंसर हमारा आया μ0 अपॉन 4 पाई I/2r, कॉमन ले लो, I/2r, इन दोनों को जोड़ना है, पाई प्लस ये 1/√5, 1/√5 ये 3 बन जाएगा, ये 1/√5 से डिवाइड करो, ये 3 बन गया, और वहां कितना बना है, -1, और ओवरऑल आंसर डॉट, क्योंकि डॉट को हमने पॉजिटिव माना। तो ये हमारा आंसर आ गया थर्ड का। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन में कुछ नहीं, मैथमेटिक्स है, 2 फॉर्मूले यूज करने हैं। अभी मैं प्लेनर क्वेश्चन दूंगा 2D वाले, कोशिश करिएगा आपके बिल्कुल सही बने, सही आंसर आए। तो ये कुछ क्वेश्चन करने हैं। पहले क्वेश्चन में ये करंट कैरिंग वायर ऐसे गया इन्फिनिटी तक, इस तरह गया, ऐसे घूम गया। दूसरे क्वेश्चन में ये कुछ इस तरह है। तीसरे में वायर यहां से गया, यहां गया, यहां गया, ऐसे वापस, रेडियस r r r। थर्ड क्वेश्चन में एक स्क्वायर है, इसके सेंटर पे निकालना है, साइड a है और करंट I। तीसरे में भी साइड a है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, बस अंतर ये है, तीनों बराबर हैं, a a, और सेंटर पे निकालना है। चौथे में क्या किया, यहां से एक वायर गया, ऐसे मुड़ा, फिर ऐसे आया, फिर वापस, फिर मुड़ा, फिर वापस, फिर मुड़ा, फिर वापस, ऐसे इनफाइनाइट लेंथ तक करता गया, और सभी डिस्टेंसेस ये r हैं, r r r, ये इस तरीके से। क्वेश्चन 7 में ये कुछ इस तरह है, ये रेडियस r पूरा सर्कल था, ये इसके सेंटर पे निकालना है, लेकिन हमने एक पार्ट ऑफ r के ये ले रखा है, ये ले रखा है। और लास्ट क्वेश्चन में वही पिछली क्लास का स्पाइरल है, ए से बी तक है, टोटल एंटर्स है, मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर। तो ट्राई करो पहले, और ये जल्दी हो जाएंगे, घबराओ मत 8 क्वेश्चन देख के, ठीक है, 15 मिनट लगेंगे मुश्किल से। पहले ये समझने की कोशिश करिए कि इसका आंसर इस पॉइंट ऊपर है, इसका आंसर भी ऊपर है, यहां जुड़ रहे हैं। यहां पे क्या हो रहा है,
इस सर्कल का आंसर अंदर है, इसका आंसर बाहर है, ऑलमोस्ट परफेक्ट सर्कल है। तो बस यहां क्या होना है, μ0/4 इसका आंसर I/R 1+1 इसका आंसर, और इसका आंसर आया डॉट, और इसका आएगा μ0/4 I/R 2π, और इसका आंसर भी डॉट। तो यहां आंसर बना पहले का μ0/4 I/R कॉमन ले लो, 2π + 2 डॉट। बस यहां अंतर क्या आएगा, μ0/4 I/R, इसका तो 2π आएगा, लेकिन इसका आएगा 2, और 2π ज्यादा बड़ा है, तो 2π - 2, और ओवरऑल आंसर क्रॉस, क्योंकि 2π की डायरेक्शन क्रॉस थी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, इसका तो आंसर आना नहीं है, इसका तो आंसर आना नहीं है, इसका तो आना नहीं है। इस वायर इस वायर इस वायर का आएगा नहीं, इसका आएगा और इसका आएगा। इस वाले वायर का आएगा कहां, अंदर, इस वाले वायर का अंदर। तो μ0/4 I/R × π/2, और डायरेक्शन आई क्रॉस। इस वाले का μ0/4 I/2R × एंगल आया पाई, डायरेक्शन आई क्रॉस, दोनों ऐड हो गए, और वैसे वैल्यूज बराबर हैं, तो μ0/4 I/R पाई क्रॉस, ओवरऑल आंसर ये आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बिल्कुल आसान, क्योंकि एक किसी वायर का निकालो 4 गुना कर दो, ये तो समझ में आ रहा है। क्यों, क्योंकि इस वायर का अंदर है, इस वाले वायर का अंदर, इस वाले वायर का भी मतलब सॉरी बाहर निकल रहा है, इसका भी बाहर निकल रहा है, इसका भी बाहर, इसका भी बाहर, सभी का आंसर डॉट है। तो 4 टाइम्स μ0/4 I/, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, a/2, एंगल कितने हैं 45, तो sin 45 1/√2, 1/√2, आंसर आया डॉट। फोर्थ का आंसर। फिफ्थ में भी बिल्कुल यही है, 3 बार करना है, बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको सोचने पड़ेंगे। ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, तो इसका आंसर आएगा 3 टाइम्स μ0/4 I/ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये a/2√3 है, और एंगल sin 60 प्लस sin 60, आंसर आया डॉट। डॉट तो सीधे लूप से अंदाज लगा लो बाहर आया, या हर इसका आंसर डॉट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इनफाइनाइट लूप है, तो इस वायर का अलग लिख लेता हूं। तो μ0/4 I/, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है r, एंगल कितने 0 और 1, ये इस वायर का आंसर आया डॉट, ये अलग लिखा। अब मैं यहां से चालू कर रहा हूं, इस वाले वायर का μ0/4 I/R आता कितना, क्रॉस, इस वाले का आंसर 0 आता। अब जब इसका लिखते तो I/2R बनता, डॉट। अब हम ये एरो ऐसा आएगा अब हम इसका बनाते तो μ0/4 I/3R क्रॉस, तो अल्टरनेट डॉट क्रॉस होते जाते, तो इन सब को कंबाइन किया तो μ0/4 I/R कॉमन लिया, 1 क्रॉस का -1/2 प्लस 1/3 -1/4 अप टू सो ऑन। स्ट्रेट वायर का आंसर नहीं आएगा, क्योंकि एक्सिस के लॉन्ग है, इससे तो आंसर आना नहीं। जो आंसर आएगा इसका प्लस ये, और ये log 2 लिखा है, I/R log 2, और इसका आंसर कितना था डॉट। तो μ0/4 1 बड़ा है या log 2 बड़ा है, तो ऑब्वियसली 1 बड़ा है, तो ओवरऑल आंसर μ0/4 I/R 1 - log 2 बेस E, और डायरेक्शन आई इसकी नेट डॉट।
एक मिनट, ऐसा तो नहीं मैंने डायरेक्शन गलत लिखी है, इसकी भी क्रॉस ही थी, सॉरी गलत लिखी है, इस वाले पार्ट की क्रॉस थी। तो ओवरऑल 1 प्लस log 2 क्रॉस। ठीक है, तो इस वाले पूरे पार्ट का यहां तक का सेम था, इसका पलट गया, इसका पलट गया, फिर पलटता गया, अल्टरनेट पलटता गया, ये हमारी log 2 की सीरीज बन गई। ये से अगले दो क्वेश्चंस वंस अगेन मैथमेटिक्स से। 7th में ये कुछ इस तरह हमें निकालना है, यहां पे ये एंगल हमारा θ/2, θ/2, तो एक हमारा स्ट्रेट वायर का आंसर आएगा, एक हमारा सर्कुलर वायर का आंसर आएगा। स्ट्रेट वायर का आंसर आएगा कितना, स्ट्रेट वायर का क्रॉस, तो μ0/4 पाई I बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लेंथ r है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r cos θ/2, एंगल sin θ/2, sin θ/2 दोनों एंगल θ/2 थे, डायरेक्शन I क्रॉस, सर्कुलर वायर का μ0/4 पाई I बाय r इंटू थीटा, सर्कुलर वायर का, लेकिन सर्कुलर वायर का आया डॉट इस पॉइंट पे, तो नेट हमने किया तो μ0/4 पाई I बाय r, इसका 2 tan θ/2 है, इसका थीटा, लेकिन हमें पता है 2 tan θ/2 इज मोर देन थीटा, बिकॉज थीटा इज मोर देन, सॉरी tan थीटा इज मोर देन थीटा, तो ये बना, तो आंसर आया क्रॉस नेट। हालांकि ये क्रॉस आएगा, ये आप ऐसे भी सोच सकते थे कि ये एक करंट कैरिंग लूप हो गई, जैसा हम मैग्नेटिक मोमेंट वाली बात कर रहे हैं, तो इसका ये वाला हमारा नॉर्थ पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया तो लाइंस यहां से बाहर निकलेंगी, और अगर यहां से डॉट आएंगी तो बाहर पूरे में आंसर क्रॉस आएगा। इसको एक लूप सोचो, तो इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डॉट हैं, तो बाहर लाइंस क्रॉस होंगी। लास्ट इसमें ये भी बड़ा सिंपल सा है, इसमें बस हमें क्या करना है कि चूंकि रेडियस सबकी बदल रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन भी अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग आएंगे। तो r डिस्टेंस पे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया, ये एलिमेंट ले लिया r डिस्टेंस पे, ठीक है, x मान लेता हूं, ये dx, तो इस वाले पे जो करंट था, करंट तो सब पे सेम है, तो μ0/4 पाई I बाय r इंटू 2 पाई, सर्कुलर लूप है, लेकिन इसके पास टर्न्स है dn, तो ये हमारा dB आया। तो ये हो गया सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट I ऑफ रेडियस x हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स dn, और dn की वैल्यू n/b माइनस a dx, ये जो dx मिसिंग था वो हमें मिल गया, तो 2 पाई, तो μ0/4 पाई I इंटू 2 पाई n/b माइनस a dx बाय x, a से b, ये बना log बेस e b बाय a, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, वेरीफाई जरूर करेंगे हम इसको, तो μ0/4 पाई I इंटू 2 पाई n log ऑफ b अपॉन a अपॉन b माइनस a, when b टेंड्स टू a, b और a जब बराबर हो जाएंगे तो ये सिंगल सर्कुलर लूप हो जाएगी, तो आंसर n टाइम्स μ0/4 पाई I बाय r इंटू 2 पाई होगा, तो b टेंड्स टू a, मतलब a को अगर r ले लूं तो b को r प्लस h ले लूं, वेयर h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, तो ये वाला फैक्टर तो एज इट इज बाहर आ गया, ये log ऑफ b बाय, b को r प्लस h बाय r, नीचे बना r प्लस h माइनस r, ये लिखा तो log 1 प्लस h बाय r, और log 1 प्लस x इज अप्रोक्सीमेटली x, log 1 प्लस x इज अप्रोक्सीमेटली x। ठीक है,
तो निकालना क्या है हमें, log 1 प्लस एक्स 1 बन जाएगा ना, सॉरी मैं x क्यों लिख रहा हूं, तो log 1 प्लस एच, ये या ये ना है समझ में तो ऐसे लिखा था, इसको h बाय आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ओवरऑल हमने लिखा log 1 प्लस एक्स, नीचे मैं क्या कर रहा हूं, ये छापा ही गलत है मैंने, सॉरी, ये log 1 प्लस एच बाय, अब ठीक है, वो एच छाप दिया था इसलिए वो कंट्राडिक्शन हो रहा था, अब ठीक है, एच है अपॉन आर इंटू आर कर दो, अब ये लिमिट 1 है, log 1 प्लस एक्स बाय एक्स आइडेंटिटी है, लिमिट 1 है, ये वैल्यू 1 बाय आर है, तो ये वैल्यू 1 बाय आर है, तो ये वैल्यू बनी म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई इंटू 2 पाई एन बाय आर, आ गया वही आंसर, सर्कल के आंसर का एन गुना, तो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। तो उम्मीद है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लगे होंगे, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम बस कुछ क्वेश्चन इन्हीं के 3D में कर लेते हैं, काम खत्म हो गया अपना। एग्जाम्पल देखो 3D के, तो एग्जाम्पल सीधे हम क्वेश्चन से ही देखेंगे, बस यहां फिगर में अच्छे से देखिएगा कि मान लो करंट कैरिंग वायर ऐसा है, एक सर्कुलर वायर ऐसा है, एक वायर ऐसा है, चौक काफी लाइट चल रही है चौक, ये था एक्स वाई जेड, बस आपको ये समझना है कि कौन सा किस प्लेन में है, तो ये वायर हमारा वाई जेड प्लेन में है, तो हमें निकालना है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते ये वाला वायर हमारा वाई जेड प्लेन में है, तो यहां से अगर आप यहां से देखते, हालांकि देखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये हमें अपने आप ही समझ में आ जाएगा, लेकिन एक बार एटलीस्ट हम बना लेते हैं, यहां से देखते वायर ऐसा दिखता, पॉइंट पी इधर दिखता, और इस वायर का आंसर इसके रिस्पेक्ट में क्रॉस दिखता, और एक एंगल परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है कितना, आर के बराबर, रेडियस आर, ये फील कर रहा हूं, आर ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हाँ, और एक एंगल 0 एक एंगल 90, तो इसका म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई बाय आर 0 प्लस 1, और क्रॉस आया, और यहां क्रॉस का मतलब क्या है, नेगेटिव एक्स, या आप यहीं से सोचिए इस पूरे सिस्टम का प्लेन वाई जेड प्लेन है, या तो आंसर प्लस आई कह पाएगा या माइनस आई कह पाएगा, तो ऐसे घुमाइए पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये इमेजिन करिए कि इसका आंसर इस पॉइंट पे नेगेटिव एक्स है, 0 प्लस 1 माइनस आई कैप, मैं तो ऐसे ध्यान रखता हूं ये वाई जेड प्लेन में है, इसके परपेंडिकुलर आना है, दो ही पॉसिबिलिटी है, आई या माइनस आई, वो हाथ घुमा के देख लो, माइनस आई, इस वाले पार्ट का आंसर ये खुद हमारा एक्स वाई प्लेन में है, और पॉइंट भी ये और पॉइंट मिला के एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका आंसर या तो के कैप आएगा या माइनस के कैप आएगा, यहां से घुमाइए माइनस के कैप आ रहा है, तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई बाय आर, थीटा है पाई बाय 2, और डायरेक्शन आई माइनस के कैप। अच्छी बात है, तीसरा निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि ये वायर इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो ये टोटल आंसर हो गया। ये पहला एग्जांपल हमने देखा 3D का, तो 3D में बस आपको ये सोचना है कि इंडिविजुअली पार्ट की डायरेक्शन क्या है और बना दो। चलो लास्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स वाई जेड, इसको इस तरह ऐसा, ठीक है, ये थोड़ा और प्रॉपर बना देता हूं, इसके पैरेलल दिखे, अब ठीक है। तो पहले ये समझने की कोशिश करिए फिगर कैसा है, ये इसके परपेंडिकुलर, ये आपस में परपेंडिकुलर, ये ऐसा परपेंडिकुलर, ये सेंटर है, ये लेंथ आर,
ये लेंथ भी r। अब हमें निकालना है आंसर इसके, ठीक है। अब इसके आंसर निकालने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे, एक ही पॉइंट है जिस पे, क्योंकि इसके सेंटर पे ही निकाल पाएंगे हम, तो इसके सेंटर पे आंसर हमें निकालना है, एक इसकी वजह से। तो इसकी वजह से आंसर समझिए कि इसकी वजह से आंसर आएगा -j कैप। क्योंकि मान लो नहीं आ रहा समझ में, तो अकेले इस वायर का रोल देखो ऊपर से, ऊपर से देखते तो x इधर दिखता, z इधर दिखता, ऊपर से देखते वायर हमारा अंदर आते हुए दिखता, सभी चौक अजीब सी, वायर अंदर आते हुए दिखता, और इस पॉइंट पे हम निकालते तो ये अंदर आते हुए वायर, एक एंगल 0, एक एंगल 90, और इसका आंसर आता कहां, इसका आंसर इस पॉइंट पे आता क्रॉस। और क्रॉस मतलब ये x है, ये z है, तो क्रॉस मतलब y हमारा डॉट में था, क्रॉस है मतलब नेगेटिव y। तो इसका आंसर आया μ0/4π I बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, 0 + 1 -j। और यहीं से इमेजिन करने की कोशिश करिए, ये वायर और ये पॉइंट, ये मिलके xz प्लेन में है, तो xz प्लेन के परपेंडिकुलर j कैप या -j कैप आएगा, वो आप यहां पे फिंगर कर्ल करके देखो, नीचे आ रहा है -j। ये वाला xy प्लेन में है, तो आंसर k कैप या -k कैप, तो इसका आंसर -k कैप। μ0/4π I बाय रेडियस r ही है इसकी, एंगल पाई है, आंसर -k कैप। अब मुझे इन दो के आंसर चाहिए। इन दो के आंसर, अब देखिए ये थोड़ा सा गंदा सा फिगर दिख रहा है, तो इस यहां वाकई में मैं टॉप व्यू ले लेता हूं। ये x, ये z, ऊपर से मैं देखता तो x दाएं, z नीचे, और ये कुछ ऐसे दिखता। करंट ऐसे, ये दोनों वायर ऐसे दिखते, और हमें निकालना किस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट पे इन दोनों की वजह से ये कुछ नहीं है, ये, तो इस वाले वायर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r, एंगल कितना है r, एंगल है एक 0, एक 45, तो इस वाले पार्ट का आंसर आया μ0/4π I बाय r, 0 और 45। डायरेक्शन है अंदर, अंदर क्रॉस, लेकिन हमारा, हम देख कहां से रहे हैं, ऊपर से, तो y हमारा डॉट है, तो क्रॉस आया मतलब -j। लास्ट मुझे इस वायर की वजह से निकालना है। अब जरा समझिए, वायर का, इसका रोल खत्म हो गया, इसका निकालना था, तो इस वायर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो r है, μ0/4π I बाय r, दो एंगल चाहिए। अब जो हमने निकाला है उसमें एक एंगल अल्फा इस तरफ होता है, एक एंगल बीटा इस तरफ होता है, लेकिन जो फिगर हमारा है उसमें पॉइंट हमारा इधर है, तो एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, तो बीटा तो उसी तरफ है जिस तरफ होता है, अल्फा इस तरफ ना होके उल्टा है, तो दूसरा वाला एंगल विल बी कंसीडर्ड नेगेटिव। तो यहां से देखिए, परपेंडिकुलर ये बनाया, ये एंगल 45 है, ये एंगल 90 है, तो 90 तो सही है, 45 उल्टा है, तो ये तो मैग्नीट्यूड आया। डायरेक्शन कितनी आई हमारी, डॉट, डॉट मतलब +j कैप। तो चार आंसर आए, 1, 2, 3, 4, चारों का वेक्टर समेशन हमारा आंसर है। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, खासकर ये टॉप व्यू देखना, ठीक है। टॉप व्यू देखना बहुत ही काम की चीज है। एग्जाम्पल 3 और आखिरी एग्जाम्पल आज का, इससे टॉप व्यू की यूटिलिटी और अच्छे से समझ में आएगी। तो मैं इसमें ले रहा हूं एक वायर, ऐसे ले लेता हूं, एक वायर इधर है, एक वायर इधर, यहां से पास हो रहा है, एक यहां से पास हो रहा है, ये लेंथ a है, ये लेंथ भी a है, दोनों वायर y एक्सिस के पैरेलल है, और ये एक x एक्सिस के नेगेटिव से पास हो रहा है, एक x एक्सिस के पॉजिटिव से। अब पूछा होता फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट 0, 0 a।
पहला आसान पूछ लेता हूं, 2a 0 0 0 0 तीसरा a a a, बेहतर है a b ये ले लें। अब देखिए ये तीनों क्वेश्चन 2a, 0 ये एक्स एक्सिस है, 2a, 0, 0 यहां है, तो शायद ये निकालना फिर भी आसान था पहला क्वेश्चन। क्यों? z का रोल ही नहीं है। तो पहले क्वेश्चन में हमें 3D की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि पॉइंट हमारा इधर है a पे, ये लेंथ भी a है। हमें दो आंसर चाहिए, इसका आंसर आएगा μ0/4 i बाय a 1 + 1, और डायरेक्शन कितनी आएगी इसकी? डॉट, और डॉट मतलब k कैप। इस वाले का आंसर आएगा बस μ0/4 i बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2a। 1 + 1 आंसर आएगा -k कैप। और सही भी बात थी, इस वाले पॉइंट का आंसर इस वाले का डॉट k कैप, इस वाले का आंसर -k कैप। इसका आंसर बड़ा है, तो पहले का आंसर आ गया μ0/4 2i 1/a -1 2a, आंसर k कैप। चलो, तो इस क्वेश्चन के पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमें थोड़ा सा 3D सोचना पड़ेगा। इवन मैं तीनों को ही 3D के तरीके से सॉल्व करके दिखा रहा हूं। कैसे सोचना है ये आपको शायद समझ में आ जाएगा इससे। करंट कैरिंग वायर यहां पे कैसा है? दो वायर हैं इस तरीके के। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको टॉप व्यू देख रहे हैं, क्योंकि टॉप व्यू में ये वायर डॉट दिखेंगे, वायर हमें डॉट दिखेंगे टॉप व्यू में, तो एक डायमेंशन वाई वाली तो खत्म हो जाएगी। और अब हमें क्या समझना है कि इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, इस तरीके से। क्यों, ये मैं समझाता हूं। यहां से देखिए, मान लीजिए वायर डॉट है, तो मुझे किसी भी आर वेक्टर पे डायरेक्शन चाहिए। तो वायर डॉट है, तो डीएल की डायरेक्शन थंब के अलोंग, आर ये है, मैग्नेटिक फील्ड डीएल क्रॉस आर होता है, तो डीएल क्रॉस आर डायरेक्शन आई इधर। यहां निकालना था, तो डीएल ऊपर, आर इधर, डीएल क्रॉस आर इधर, डीएल क्रॉस आर इधर, डीएल क्रॉस आर इधर, ये सर्कल बने। अब जहां तक मैग्नीट्यूड की बात है, तो किसी भी आर पे ये दोनों 90 डिग्री हैं, तो μ0/4 i बाय आर sin 90 + sin 90, ये मैग्नीट्यूड है। तो μ0/4 2i बाय आर, ये इसका मैग्नीट्यूड है, और ये इसकी डायरेक्शन है। और बिकॉज ऑफ सिमेट्री समझ में आ रहा था, पूरे सर्कल में एक सी डायरेक्शन होगी, मतलब टेंजेंट होगी और मैग्नीट्यूड एक सा होगा। तो ये इसकी फील्ड लाइंस हो गई। तो फील्ड लाइंस बनी कैसे? डॉट की, और क्रॉस की फील्ड लाइंस इस तरह। और देखिए लाइन की स्पेसिंग यहां कम है, यहां ज्यादा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहां ताकतवर था, और मैग्नीट्यूड कितना है? μ0/4 2i बाय आर। ठीक है। ये और चार्ज में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखिएगा, अगर इनफाइनाइट लाइन होती तो टॉप व्यू ऐसे दिखता, बस फील्ड लाइन ऐसी आती, और λ/2πε0 आर, और इसकी फील्ड लाइन अंदर आती, λ/2πε0 आर। 1/r पे दोनों डिपेंड कर रहे हैं। फील्ड लाइन एक बार हमें पता चल गई, तो अब हमें निकालना बिल्कुल आसान हो गया, क्योंकि अब हम टॉप व्यू देखने वाले हैं इसका। तो ऊपर से देखते तो हमें क्या दिखता? ये x दिखता, ये हमारा y दिखता, सॉरी z दिखता, और वायर हमें डॉट क्रॉस दिखते। वायर हमें दिखते, ये वाला वायर दिखता डॉट, ये वाला दिखता क्रॉस। ए ए, पहला पॉइंट पूछा था यहां पे कितना आएगा, ए लेंथ पे, 2a, 0, 0 यही होगा। तो इस डॉट की वजह से, इस डॉट की वजह से फील्ड लाइन बनेगी ऐसी घूमती, तो इस डॉट की फील्ड लाइन ऐसी बनती इस पॉइंट पे, आंसर आता ऊपर। तो पहले का आंसर 2a, 0, 0 पे डॉट का आंसर ऊपर, ऊपर -k कैप है, μ0/4 2i बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस a
माइनस के कैप। क्रॉस की वजह से जो सर्कल बनता उसका इतना बड़ा सर्कल बनता। यहां से डिस्टेंस आता कितना 3a, तो μ0 अपॉन 4 पाई 2i बाय 3a इंटू 2 1 + 1 है नीचे r इंटू डायरेक्शन क्रॉस ऐसा है, इसकी डायरेक्शन आती नीचे प्लस के कैप। ये पहले का आंसर। अब हम दूसरे पार्ट का आंसर देखते हैं। दूसरे पार्ट का आंसर भी हम लगभग कुछ ऐसे ही निकालेंगे। ये कितना है डॉट। दूसरे पार्ट में हमें यहां निकालना है। ये a है, ये a है, ये x मान लेता हूं, बाद में मैं x की वैल्यू छाप दूंगा। दूसरे पार्ट में शायद 0, 0, a पे पूछा था, मतलब x की वैल्यू a है, मैंने यहां माना। तो यहां निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि डॉट का अगर आंसर चाहिए तो समझिए, इस पॉइंट पे निकालें तो इस पॉइंट से जाने वाली इसकी फील्ड लाइन ऐसी सर्कुलर होंगी। ये डॉट है, फील्ड लाइन बनेगी ऐसी, एरो आएगा इधर, मैग्नेटिक फील्ड आएगा ऐसा। अब क्रॉस की लाइंस देखें, क्रॉस की लाइंस कैसी होंगी इस पॉइंट पे, तो क्रॉस की लाइंस आएंगी, पॉइंट इधर है एक्स ए, टेंजेंट आएगा ऐसा। तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आंसर आएंगे। अब देखें यहां पे ये एंगल अगर थीटा है तो यहां पे भी ये एंगल थीटा है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा, इन दोनों में बिकॉज ऑफ सिमेट्री मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो रिजल्टेंट आएगा नीचे 2b साइन थीटा और 2b साइन थीटा। अब b की वैल्यू कितनी है, तो डिस्टेंस कितना आता r, तो इस b की वैल्यू आती μ0 अपॉन 4 पाई 2i बाय r, और उसके लिए भी डिस्टेंस r तो ये वही है, तो ट्वाइस ऑफ μ0 अपॉन 4 पाई 2i बाय स्मॉल r है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इनटू साइन थीटा। साइन थीटा है a बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और डायरेक्शन है प्लस का के कैप। ये आंसर आया। अब x की वैल्यू आप a छाप दो, आंसर आ जाएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन, उम्मीद है समझ में आया होगा। टॉप व्यू देखा, इस पॉइंट पे हमने इसकी फील्ड लाइन बनाई। दरअसल यही हम चार्जेस में करते थे, याद करिए, लाइन चार्जेस होती, आपको इस पॉइंट पे निकालना होता, तो आप क्या करते, इसका आंसर इधर बनाते, इसका आंसर इधर बनाते, तो ये इनडायरेक्टली हम फील्ड लाइन ही तो बना रहे हैं कि ये फील्ड लाइन के पैरेलल, फील्ड लाइन के एंटी पैरेलल, या इसकी फील्ड लाइन अंदर है ऐसे मान लो, और इनका रिजल्टेंट हमारा ये आता। तो यहां रिजल्टेंट आया नीचे, यहां रिजल्टेंट आया था इधर। परपेंडिकुलर तो आना ही था क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो ये आंसर आया क्वेश्चन नंबर 2 का। पुट x इक्वल टू a, फाइनल आंसर। क्वेश्चन 3, a कॉमा b कॉमा a, ये पूछा था। अब जरा देखिए, a कॉमा x की वैल्यू a, y की वैल्यू b, z की वैल्यू a। 3D में देखते तो ये हमें दिखता, ये डॉट क्रॉस पॉइंट दिखता हमें यहां पे a, ये लेंथ आती a, ये लेंथ थी a। अब मुझे इस डॉट का आंसर चाहिए, तो मैं डॉट का सर्कल बनाता हूं इस पॉइंट से पास होने वाला। डॉट का सर्कल बनता ऐसा, टेंजेंट डलता इस पे इधर, तो डॉट की वजह से आ गया ये, तो डॉट की वजह से आया μ0 अपॉन 4 पाई 2i बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान दीजिए इनफाइनाइट ऐसा वायर है, तो ये 2 मतलब 290 डिग्री ऐसे, और डायरेक्शन आई कैप। दूसरा मैं अलग से बना देता हूं, ये 2 है, तो इस पे जो सर्कल बनता है इस पॉइंट पे,
ये कुछ ऐसे बनता, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होती है, क्रॉस है, आएगा वेक्टर ऐसा, तो टेंजेंट डलेगा इस पे इधर, ठीक है। ये टेंजेंट कितना होगा, तो ये मैं यहां से a 2a टेंजेंट बना ऐसा, और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो यहां से ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, थीटा 90 माइनस थीटा 90 थीटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये लेंथ √5a है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड μ0 अपॉन 4 पाई 2i बाय r, r कितना है √5a, लेकिन हमें वेक्टर लिखना पड़ेगा, और वेक्टर लिखते तो वेक्टर कैसे लिखेंगे वो समझिएगा। ये डायरेक्शन हमारी आई कैप थी, ये वाली डायरेक्शन हमारी के कैप थी, तो इसका ये कंपोनेंट साइन थीटा है, ये कंपोनेंट कॉस थीटा है, तो माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा के कैप। सोचो, वेक्टर का साइन थीटा माइनस आई कैप में है, कॉस थीटा के कैप में, और साइन थीटा की कॉस थीटा 2/√5 है, साइन थीटा 1/√5 है, ये छापो तो साइन थीटा 1/√5, कॉस थीटा 2/√5, √5 25 बन गया, तो μ0 अपॉन 5 बन गया, मतलब अंडर रूट के अंदर 2i/5a, और डायरेक्शन आ गई माइनस आई कैप प्लस साइन थीटा कितना था 1/√5 2k कैप। लेकिन हमें ये जोड़ना पड़ेगा, फाइनली आंसर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, वेक्टर से वेक्टर एडिशन कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या था कि जब हम इसका निकालने गए तो सर्कल ऐसा बना, तो इसका वेक्टर इधर आया, इसका वेक्टर इधर आया, दोनों को वेक्टर में कन्वर्ट किया, वेक्टोरियली ऐड कर दिया। मतलब ये ब्रह्मास्त्र है कि ना समझ में आए तो टॉप व्यू देख लो, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगली क्लास में हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। फिलहाल हम जो सीखे हैं, कंक्लूजन ये है कि इसकी फील्ड लाइन हम सीख गए, ये करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की, और ये मैंने हालांकि सिखाई नहीं है अभी, लेकिन पिछली क्लास में बताई थी। क्योंकि इसमें फील्ड लाइन हम क्यों नहीं सीखे हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक ही पॉइंट पे निकाल पाते हैं, और जगह हमने निकालना ही नहीं सीखा। अगली क्लास में हम एक्सिस पे निकालना सीखेंगे, ठीक है। इनफाइनाइट वायर का ये निकाला, फाइनाइट वायर का हमने किसी पॉइंट पे निकाला, तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा वाला फॉर्मूला बना, डॉट या क्रॉस प्लेन से देख लो, तो इसका आया μ0 अपॉन 4 पाई i/a, ए क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और इस लूप का आंसर आया थीटा पे μ0 अपॉन 4 पाई i/a क्या है रेडियस इंटू थीटा, डायरेक्शन ऐसे सोच लो। और इनफाइनाइट वायर का क्या आया, μ0 अपॉन 4 पाई i/a, 1 + 1 तो 2 बन गया, इसका सेंटर पे क्या आया μ0 अपॉन 4 पाई i/a, a रेडियस है इंटू 2 पाई। ये आज की क्लास का पूरा डिस्कशन था, ठीक है। तो आपको अगली 2 डीसीटी करनी है, उनके क्वेश्चन मैं बता दूंगा कौन से आपको इंस्ट्रक्शन में मिल जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। ऑलमोस्ट पूरे हैं, कुछ ही स्किप करने हैं जो हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। कोशिश करिएगा एक्यूरेसी बहुत हाई रहे और बहुत जल्दी जल्दी बनेंगे। शुरू के 2-3 क्वेश्चन में टाइम लगेगा, फिर आपका हाथ जल्दी जल्दी घूमने लगेगा, ठीक है। तो मजा आएगा आपको डीसीटी करने में। मिलते हैं अपन अगली क्लास में।